नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 12 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कोविड मिस हैंडलिंग फोरटोल्ड इन द बजट। इसको लिखा है प्रवीण चक्रवर्ती साहब ने। प्रवीण चक्रवर्ती साहब की बात की जाए तो ये भाई पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और चेयरमैन है डाटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी के। अभी ये कांग्रेस पार्टी के डाटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, तो इनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये बीजेपी की तारीफ करेंगे। ये बीजेपी की बुराई करने वाले और भर भर के इन्होंने कुछ फाइनेंशियल फिगर्स के बेसिस पे बीजेपी की बुराई की है। तो जो पोटेंट पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं वो भी बताऊंगा, और जहां पे इन्होंने गलत बुराई की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है वो है इवेलुएट द लद्दाख क्राइसिस कीपिंग चाइना एट बे। इस आर्टिकल को लिखा है भाई आपका, नीचे देख लेते हैं, अर्जन तारापोर साहब ने। साउथ एशियन रिसर्च स्कॉलर हैं एट शोरेंस्टीन एशिया पैसिफिक रिसर्च सेंटर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त 3 पॉइंट्स बता रखे हैं जहां पे इंडिया चाइना को काउंटर कर सकता है। पहला तो जो इंडिया की मिलिट्री टैक्टिक्स है वो प्यूनिटिव ना होकर डेनियल वाली होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि भाई इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाना है। और एक और इन्होंने बताया कि पॉलिटिकल कॉस्ट, कहीं ना कहीं इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टैंड है चाइना को लेके, ये भी बहुत हद तक चाइना के रिस्पॉन्स को डिसाइड करेगा। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया चाइना और ये जो स्टैंड ऑफ का इशू है, डिसंगेजमेंट का जो इशू है, जो कि अभी के लिए रुक गया है, कोरोना की क्राइसिस में किसी को डिसंगेजमेंट याद भी नहीं है, तो उसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। फिर अगले आर्टिकल में चलते हैं, लूजिंग ट्रस्ट। यहाँ पे केपी शर्मा ओली जी अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री वो बन नहीं पाए। तो क्या इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे नेपाल में, और वो किसको किसको सपोर्ट दे रही हैं, उसके बारे में 1-2 पॉइंट्स देख लेंगे। और चौथा, अ मैटर ऑफ कंसर्न, न्यू वेरिएंट्स। दुनिया में आज की डेट में 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, बहुत खतरनाक वाले। एक यूके का है, एक साउथ अफ्रीका का है, एक ब्राज़ील का है, और अब इंडिया वाला भी आ गया है। इंडिया वाले को ऑब्वियस सी बात है, इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज़ ने फ्लैग नहीं किया, इसको WHO ने फ्लैग किया। और उसके बाद आप देखोगे कि इंडियन सिटीजन्स के लिए बाहर के देशों में जाना काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। बहुत से देशों में अब आप फ्लाइट पकड़ के जा ही नहीं सकते, इंडियन सिटीजन्स अलाउड ही नहीं है। और हमने भी बंद कर दिया था। हमारे यहाँ पे भी कौन से ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के लोग आ रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से भी वहाँ जाना बंद हो गया। ऑब्वियसली बात है, इमरजेंसी फ्लाइट्स नहीं हुई बंद हुई हैं, बट बाकी कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं उनको देखेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। सेकंड पेज पे जो आर्टिकल्स हैं इनको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पहले मैंने सोचा यही 4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट, इन्हीं को अपडेट कर दूं। बाकी जो सेकंड पेज वाले आर्टिकल्स हैं इनको मैं अलग से टेकअप करने की कोशिश करूंगा, आज या कल या कैसे तैसे करके कंप्लीट जरूर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, अलग अलग टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की PDF के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं डाउट्स वाले, और उनको मैं शॉर्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए मेरी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ हैं, दिन में ऑलरेडी 16-17 घंटे का काम होता है, तो उस रिस्पेक्ट में मैं सब लोगों के इंस्टाग्राम की जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन जो भी मुझे सामने आते हैं जो सबसे पोटेंट लगते हैं उनके जवाब मैं ज़रूर देता हूं। तो प्लीज़ बियर विद मी। तो पहला आर्टिकल, कोविड मिस हैंडलिंग फोरटोल्ड इन द बजट, that the government did not come up with a detailed COVID-19 emergency budget in the year 2021-22 is telling। तो भैया कांग्रेस के हैं ये और इंडिया का, सॉरी बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो आप देखो कि निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट स्पीच दी थी 1 फरवरी 2021 को, इसमें इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। इंडिया हैज बिगन मेडिकली सेफगार्डिंग नॉट ओनली हर ओन सिटीजन्स अगेंस्ट COVID-19 बट ऑल्सो दोज ऑफ 100 और मोर कंट्रीज। ये इस रिस्पेक्ट में बोला था निर्मला सीतारमण जी ने कि भाई जो कि इंडिया में जो COVID-19 की वैक्सीन बन रही है वो केवल देश के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, देश के बाहर भी एक्सपोर्ट की जा रही। तो अफ्रीका और जो बाकी दुनिया भर के देश हैं जहाँ पे इंडिया की वैक्सीन जा रही है, वहाँ पे भी लोग वैक्सीन खाएंगे और बीमारी से बचेंगे। तो इस रिस्पेक्ट में निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि हम 35,000 करोड़ रुपए लोकेट कर रहे हैं COVID-19 की वैक्सीन के लिए, बजट एस्टिमेट्स 2021-22 में। अब इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे मिस निर्मला सीतारमण जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ऑथर। ये बोल रहे हैं कि भाई पूरे देश को इन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो इनकी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो केवल इंडियंस को ही नहीं बाकी देश के लोगों को भी COVID-19 से बचा रही है। इस रिस्पेक्ट में
अगर एनेक्चर 1 देखा जाए, एनेक्चर 1 क्या है? हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपेंडिचर, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए सरकार ने 2021-22 में एलोकेट किए हैं वैक्सीनेशन कैटेगरी में अंडर कोविड रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो थोड़ा खोदा खादी शुरू की है यहाँ पे प्रवीण साहब ने। प्रवीण साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आप कोविड के वैक्सीनेशन में 35,000 करोड़ रुपए अलॉकेट कर रहे हो तो हो सकता है कि वो हेल्थ एंड वेलबींग हेड के अंदर हो। अभी हेल्थ और वेलबींग हेड के अंदर नोट्स ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के 350 पन्नों के डॉक्यूमेंट में जब आप पेज नंबर 155 पे जाओगे तो यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के बजट डिटेल्स हैं 2021-22 के। 2000 आप ये देखिए 2020-21 में कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस नाम का एक हेड था आइटम नंबर 19, जिसमें 11,757 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। ये कौन से साल की बात हो रही है? 2020-21 की। समझिए बात को, 21-22 के बजट को एनालाइज कर रहे हैं और 2020-21 का डाटा दे रहे हैं। बिल्कुल सही दे रहे हैं भाई, पुराने साल के डाटा से तो कंपेयर करोगे। तो ऑथर का यहाँ पे बोलना है कि 2020-21 में कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस में सरकार ने 11,757 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन जब इसी हेड में आप पहुंचते हो 2021-22 में तो कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पांस के अंदर जो पैसा एलोकेट किया गया है वो है 0 रुपीस। तो इस रिस्पेक्ट में ऑथर ये बोलते हैं कि हो सकता है कि कोविड 19 से रिलेटेड जो पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं और सरकार ये जो 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर रही है वैक्सीनेशन के लिए, वो हो सकता है किसी और एक्सपेंडिचर आइटम के अंदर आता हो। तो जो दूसरा एक्सपेंडिचर आइटम है अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश करो तो पता ये चलता है कि ये जो 35,000 करोड़ रुपए सरकार ने हेल्थ सेक्टर में एलोकेट किए हैं कोविड 19 के वैक्सीनेशन के लिए खासकर, ये एलोकेट किए गए हैं एज लोन ग्रांट्स टू स्टेट्स इन द बजट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मतलब कि कुछ पैसा लोन की तरह और कुछ पैसा ग्रांट की तरह केंद्र सरकार राज्यों को देगी और उस रिस्पेक्ट में ये 35,000 करोड़ रुपया कोविड 19 की वैक्सीनेशन में खत्म किया जाएगा। तो अलग से कोविड 19 इमरजेंसी जो आप कह सकते हो हेड है, उसमें पिछले साल जहां पे 11,757 करोड़ खत्म हुए थे, इस साल वहां पे एक भी पैसा खत्म नहीं किया गया है। और ये जो पूरा का पूरा 35,000 करोड़ रुपए 2021-22 के बजट में आया है, उस रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा पैसा विल बी गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट आइदर थ्रू ग्रांट्स और थ्रू लोन। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ऑथर ने ये नहीं बताया कि इस 35,000 करोड़ में से कितना लोन जाएगा और कितना ग्रांट जाएगी। अब अगर सरकार केंद्र सरकार ग्रांट देती है स्टेट्स को तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसा दे देती है स्टेट्स को और उसको वापस नहीं मांगती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर केंद्र की सरकार यहाँ पे स्टेट्स को पैसा लोन पे देती है तो फिर स्टेट्स को पैसा वापस चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, वहां प्रॉब्लम है। इस रिस्पेक्ट में इस 35,000 करोड़ का ब्रेकअप यहाँ पे प्रवीण साहब ने नहीं दिया है। आगे बात करते, अब यहाँ पे मिस निर्मला सीतारमण जी से और गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई अलग से कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज का एलोकेशन क्यों नहीं है? कोविड 19 के रिस्पेक्ट में केंद्र सरकार खुद से कितना पैसा खत्म कर रही है, इसके लिए पैसा क्यों नहीं अलॉट किया गया है? तो अब समझिए यहाँ पे जो ऑथर है उस केंद्र सरकार से क्या पूछ रहा है कि आपने जो 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए उसको आपने बोला कि ग्रांट की तरह दे दो, लोन की तरह दे दो। अभी ग्रांट और लोन कितना है ये तुम बता नहीं रहे हो। उसके बाद तुम सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि सरकार ने अलग से कोई हेड नहीं बनाया है पैसों का। अरे भाई अगर सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रही है तो अच्छी बात है ना, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे वैक्सीन खरीद के बेच सकती है। ये अलग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन महंगी अवेलेबल है और सेंट्रल गवर्नमेंट को वैक्सीन सस्ती अवेलेबल। अब यहाँ प्रॉब्लम है। तो पूरे 35,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से खरीद के सरकार स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है तो वेल एंड गुड, तो उस केस में वैक्सीन सस्ती पड़ी। लेकिन अब राज्य की सरकार अगर सीधे वैक्सीन खरीदने गई तो प्रॉब्लम है ना। पॉइंट समझ रहे हो यहाँ पे क्या है? तो कुछ हद तक अगर आप देखोगे तो केंद्र सरकार भी यहाँ पे गलत हो रही है और कुछ हद तक ये जो प्रवीण ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं ये भी बिल्कुल सही नहीं है। इस रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो ये ऑथर सरकार के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि कैसे भाई 100 देशों के नागरिकों की मदद कर रहे हो, कैसे इंडियंस की मदद कर रहे हो। चलो वो तो पॉलिटिकल सवाल है, वो उठाया ही जाता है। आगे क्या बोला जा रहा है कि भाई सरकार ने एक मेटिकुलसली डिटेल्ड कोविड 19 इमरजेंसी बजट नहीं बनाया 2021-22 में।
मतलब इनका ये कहना है कि सरकार अलग से एक बजट बना दे और उस बजट के हिसाब से पैसा एलोकेट कर दे। भाई पैसा अगर 35,000 रुपए करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है तो उसको सही तरीके से खर्च किया जाए, मेन चीज यहाँ पे ये है। एक अलग से बजट बना के उसमें अलग से पैसा डाल देना कोविड-19 के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 का मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट बता रहे हैं मिस्टर प्रवीण, वो पहले फर्स्ट गो में बिल्कुल सही से नहीं लग रहे हैं। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि भाई पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है और वैक्सीनेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोविड-19 की वैक्सीनेशन मनी स्टेट को प्रोवाइड करना जरूरी है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री क्या पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा रही है? कुछ जगहों पे यहाँ पे प्रवीण साहब ने जिस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया है, मैं बिल्कुल कहूंगा बिल्कुल सही क्रिटिसाइज किया। बात यह है कि सरकार ने शुरुआत में जब 45 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीनेट करने वाली पॉलिसी बनाई, तब तक तो सारी की सारी वैक्सीन कौन खरीद रहा था? केंद्र की सरकार खरीद रही थी। लेकिन जब से पॉलिसी ये आई है 1 मई से कि 18 साल से ज्यादा वाले जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं, उस रिस्पेक्ट में अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी सीधे सीधे वैक्सीन बेच रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ी सरकार ने गलती कर दी है। एक्चुअली में सरकार ने गलती नहीं की है, सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी तो ये बोलती है कि कौन से एज ग्रुप को कितना रुपया देना है। सरकार ने इन कंपनियों को बोला, भारत बायोटेक को, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, कि आप अपने अपनी वैक्सीन के दाम जिसको जितने जितने बेचोगे बता दो। तो केंद्र सरकार को तो वैक्सीन 150 रुपए पर डोज में मिल रही है, राज्य की सरकारों को वैक्सीन 500 से 600 रुपए पर डोज में मिल रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो 1200 पहुंच गई। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक बार को साइड हटा दो, कम से कम केंद्र सरकार को जिस दाम पे मेडिसिन मिल रही थी उसी दाम पे स्टेट गवर्नमेंट्स को मेडिसिन दो। तो मान लो हम एक ये मान के चले कि भाई 35,000 करोड़ रुपए जो स्टेट्स के पास गया, इस 35,000 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए की जो मेडिसिन हैं वो केंद्र सरकार ने खरीद के राज्य की सरकारों को दी और बाकी 15,000 करोड़ की वैक्सीन मान लीजिए सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदी। केंद्र सरकार जो वैक्सीन खरीद रहा है वो 150 रुपए पर डोज पे खरीद रहा है और मान लीजिए राज्य की सरकार जो वैक्सीन खरीद रही है वो 500 रुपए पर डोज पे खरीद रही है। तो ज्यादा बेटर क्या है? 150 रुपए पर डोज पे खरीदना, क्योंकि 500 रुपए पर डोज पे अगर राज्य की सरकार वैक्सीन खरीदती तो फायदा किसका है? या तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का या भारत बायोटेक का, इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का फायदा है। तो अगर सच में केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को 35,000 करोड़ रुपया दे रही है तो बेटर तो यही रहेगा ना कि केंद्र की सरकार खुद ही सारी वैक्सीन खरीद ले 35,000 करोड़ की और फिर वो राज्य की सरकारों को दे दे, तो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर राज्य की सरकार अपने पैसों पे खरीदने चली गई तो फायदा किसका हो रहा है? केवल इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, भारत बायोटेक का। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे केंद्र सरकार की बुराई होनी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो वैक्सीन के दाम है केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए ये बराबर होने चाहिए थे। अभी राज्य की सरकारों को 3 गुना पैसा देना पड़ रहा है केंद्र की सरकार के रिस्पेक्ट में, ये गलत है और इस चीज को केंद्र की सरकार कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस रिस्पेक्ट में केंद्र की सरकार को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए कि आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी के अंदर ये जो आपने प्राइवेट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बोल दिया कि अपने दाम डिसाइड कर दो, तो राज्य की सरकारों को केंद्र की सरकार से ज्यादा दाम पे वैक्सीन मिल रही हो। प्राइवेट हॉस्पिटल को आप महंगी दे रहे हो, कोई बात नहीं, जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपनी वैक्सीन लगा लेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, इन दोनों का डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, ये गलत है। ओके, और ये करके आप क्या कर रहे हो? पहली बात तो फेडरल प्रिंसिपल्स को तोड़ रहे हो कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स आर डिसएडवांटेज। दूसरा आप क्या कर रहे हो कि इन वैक्सीन निर्माताओं को स्पेशल प्रॉफिट आप दिलवा रहे हो। और अब तक तो सरकार से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सरकार पेटेंट वेवर दे देगी, इंडिया के अंदर कंपलसरी लाइसेंसिंग की रिजाइम को ले आएगी, लेकिन ये भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा। तो इस रिस्पेक्ट में कुछ हद तक तो देखिए यहाँ पे ऑथर का सरकार को क्रिटिसाइजमेंट सही है वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर, वैक्सीन के दाम को लेकर, लेकिन ये बोल देना कि यार अलग से बजट नहीं बनाया, 35,000 करोड़ को बस लोन ग्रांट में डाल दिया, ये सही नहीं। अनटिल अनलेस सरकार ने जितना भी पैसा, हाँ आप ये बोल सकते हो कि सरकार ने कोविड-19 की इमरजेंसी के साथ डील करने के लिए पैसा कम एलोकेट किया, एक बार को ये क्रिटिसाइजमेंट सही है। बट ये बोल देना कि अलग से बजट नहीं बनाया है, लोन ग्रांट वाले में पैसा डाल दिया है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्रिटिसाइजमेंट, मैं ये बोलूंगा। ओके
तो एक बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है दिस शुड बी इक्विटेबल, ये डायनेमिक नहीं होनी चाहिए। जैसे फ्लाइट की टिकटें होती है ना, कि फ्लाइट की टिकट अगर आप पहले खरीद रहे हो तो सस्ती है, बाद में खरीद रहे हो तो महंगी हो जाती है, एंड टाइम पे फेस्टिवल्स के टाइम पे खरीद रहे हो तो महंगी हो जाती है। तो एक ही फ्लाइट की टिकट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। तो वो फ्लाइट की टिकट और वैक्सीनेशन के कॉस्ट में फ़र्क है, और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होना चाहिए। मतलब वैक्सीनेशन सबके लिए सेम रहनी चाहिए, सेम दाम पे अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, evaluate the Ladakh crisis, keep China at bay. A critical assessment of the standoff offers New Delhi key lessons in managing the strategic competition with China. यहाँ पे देखिए, एक साल ऑलमोस्ट बीत चुका है, इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स आपस में स्टैंड ऑफ पे खड़े हुए हैं, डिसंगेजमेंट अभी भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। इस रिस्पेक्ट में चाइना अपने ट्रूप्स को रीइंफोर्स कर रहा है, टॉक्स में ज़्यादा बातचीत हुई नहीं है। काला टॉप वाली पहाड़ियों पे इशू रिजॉल्व हो गया है, मतलब कि ये जो हमारी पैंगोंग लेक है इसके आसपास जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया है, लेकिन ओवरऑल जो माहौल है इंडिया चाइना के बीच का वो सही नहीं है। इस रिस्पेक्ट में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने क्या बोला कि जब तक बॉर्डर पे शांति होगी रिलेशंस अच्छे नहीं रह सकते। अभी इस रिस्पेक्ट में क्या बोला जा रहा है, एक स्टडी पब्लिश हुई है लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा जिसको टाइटल दिया गया क्राइसिस आफ्टर द क्राइसिस, हाउ लद्दाख विल शेप इंडियाज कॉम्पिटिशन विद चाइना। यहाँ पे राइटर ने आर्ग्यू किया है कि जो लद्दाख क्राइसिस है ना, वो न्यू दिल्ली को 3 लेसन सिखाती है, और उन 3 लेसन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। पहला लेसन जो सिखाती है वो है रिवैम्पिंग स्ट्रैटेजी। जिस मिलिट्री स्ट्रैटेजी से इंडिया चाइना को टैकल कर रहा है, काउंटर कर रहा है, उस मिलिट्री स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत है। पहली मिलिट्री स्ट्रैटेजी अभी के लिए, पहला पॉइंट क्या है कि अभी के लिए इंडिया की मिलिट्री स्ट्रैटेजी चलती है पनिशमेंट पे। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर सामने वाले पार्टी ने हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का एक्ट ऑफ एग्रेशन किया है या अटैक किया है तो हम इतना खतरनाक प्यूनिटिव रिटेलिएशन करेंगे कि सामने वाला डर जाएगा। मतलब अगर सामने वाला हम पे अटैक कर रहा है तो हमारा जो रिटेलिएशन होगा वो और खतरनाक होगा और एग्रेसिव होगा, और हम एनिमी की टेरिटरी को कैप्चर कर लेंगे और उसको लेवरेज करेंगे पोस्ट वॉर टॉक्स में। ये इंडिया का स्टैंड है ऑफिशियल। लेकिन आपको भी पता है कि चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर एग्रेसिवली जवाब नहीं दिया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। और जब चाइना ने इंक्रोचमेंट करना शुरू किया था तो चाइना ने यही सोचा था कि इंडिया पलट के जवाब देगा, बट इंडिया ने कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक तरीके से टैकल किया। इस रिस्पेक्ट में मिलिट्री स्ट्रैटेजी में प्यूनिटिव रिटेलिएशन की बजाय आना चाहिए डेनियल। अभी डेनियल का मतलब क्या होता है? डेनियल का मतलब ये है कि भाई आप सीधे सीधे प्यूनिटिव रिटेलिएशन नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारी भारतीय फोर्सेस ने क्या किया कि कैलाश रेंज के ऊपर चढ़ के बैठ गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और जब काला टॉप की पहाड़ियों में चढ़ के बैठ गए इंडियन सोल्जर्स, तब कहीं ना कहीं चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो थोड़ा सा नर्वस हो गई कि ये क्या हो गया। तो इसको बोला गया है एन एक्ट ऑफ डेनियल। एक्ट ऑफ डेनियल में क्या हुआ कि आप सामने वाली पार्टी को स्ट्रेटेजिकली डिसएडवांटेज पे ले आए। आपने मिलिट्री एग्रेशन नहीं किया, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट यहाँ पे मिलिट्री एग्रेशन काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता था, बट आपने एक्ट ऑफ डेनियल किया, और एक्ट ऑफ डेनियल के चलते जो पैंगोंग सो वाला इशू है इसको हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। तो अगर हम एक्ट ऑफ डेनियल वाली मिलिट्री स्ट्रैटेजी को लेके चलते हैं अपने डॉक्ट्रिनल फोकस में, तब आगे आने वाले समय में LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किसी भी प्रकार के फ्यूचर लैंड ग्रैब की कोशिश को हम लोग थ्वाट कर सकते हैं। ये जो चाइना जिसके ऊपर पूरे ये चांसेस है कि आगे आने वाले समय पे भी ये लैंड ग्रैब की कोशिश कर सकता है अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको हम लोग सक्सेसफुली थ्वाट कर सकते हैं थ्रू आवर स्ट्रैटेजी ऑफ डेनियल। तो इसके लिए इंडिया की डिफेंसिव पोजीशन को बोस्टर करने की जरूरत है। एस्केलेटरी रिस्पांस यहाँ पे लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, इंडिया डिफेंसिव पोजीशन को यहाँ पे बोस्टर करने की जरूरत है। ओके, और जितनी अच्छी हमारी डेनियल कैपेबिलिटी होगी उतना ही भाई हमारा रिसोर्स रन कम होगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुश बैक करने से, मिलिट्री एक्शन करने से खर्चा भी ज़्यादा होता है। इंक्रीज मिलिटराइजेशन से भी खर्चा होगा LAC में, और हम जितना ज़्यादा इंक्रीज मिलिटराइजेशन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा खर्चा बढ़ेगा, तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, चूँकि हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ खर्चा कर सकते हैं मिलिट्री के ऊपर। तो इस रिस्पेक्ट में जो स्ट्रैटेजी है मिलिट्री की वो एक्ट ऑफ डेनियल होनी चाहिए, ना कि प्यूनिटिव रिटेलिएशन। पहली बात तो यहाँ पे ये बताई जा रही है। दूसरी बात पे आते हैं, सेकंड की लेसन यहाँ पे क्या है? तो सेकंड की लेसन यहाँ पे लद्दाख में ये बोलता है कि भाई थ्रेट ऑफ पॉलिटिकल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट का थ्रेट छोड़ो, पॉलिटिकल कॉस्ट का थ्रेट यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप बात करो तो चाइना का जो मिलिट्री बजट है वो इंडिया के मिलिट्री बजट से 3 से 4 गुना बड़ा है,
और जो इसकी वेस्टर्न मिलिट्री कमांड है, इसने 2 लाख सोल्जर्स को अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे पोजीशन कर रखा है। ज्यादातर ये जो लद्दाख के आसपास का इलाका है, यहाँ पे ये लोग पोजीशन है। तो इस रिस्पेक्ट में मटेरियली तो चाइना को हरा पाना बहुत मुश्किल है। मटेरियली मतलब कि भाई हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर इतना नहीं हो सकता कि चाइना हमसे डर जाए और देखिए कि भाई कितना हैवी डिप्लॉयमेंट हो रखा है। हालांकि हैवी डिप्लॉयमेंट है हमारा, बट अगर हम बहुत लंबे समय तक ऐसा डिप्लॉयमेंट एलएसी पे करते रहेंगे तो हम बाकी जगहों पे खर्चा कर ही नहीं पाएंगे। अगर चाइना किसी चीज से ज्यादा डरेगा तो वो मिलिट्री पनिशमेंट से नहीं, पॉलिटिकल रैप्चर से पड़ेगा। चाइना को इस बात का डर जरूर लग सकता है कि इंडिया के साथ रिश्ते खराब हो गए तो इकोनॉमिक रिश्ते खराब हो जाएंगे। जो इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है चाइनीज गुड्स के लिए, ये बंद हो सकते हैं। चाइना के जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया के अंदर, वो बंद हो सकते हैं। चाइना इस बात को जानता है कि इंडिया ट्रेड के रिस्पेक्ट में चाइना के डिसएडवांटेज पे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया पे ज्यादा नहीं है, चाइना में बनी हुई चीजों की जरूरत है इंडिया में। इसके चलते ही चाइना इतने हीरोगिरी दिखा रहा है। अगर पॉलिटिकल रप्चर एक लिमिट से ज्यादा इतना हो गया कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने ये बोल दिया कि चाइना से तो सामान इंडिया में आएगा ही नहीं, उस केस में चाइना को लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान बहुत ज्यादा दिखेगा। समझ गया बात को? तो पॉलिटिकल रप्चर, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे बात इतनी नहीं बिगड़नी चाहिए कि भाई ट्रेड वगैरह सब बंद हो जाए। चाइना का स्टैंड क्या है कि तुम्हारे यहाँ पे घुस के हम स्टैंड ऑफ करेंगे, तुम्हारी जमीन हड़पेंगे, लेकिन ट्रेड चलता रहेगा, इकोनॉमिक रिलेशंस चलता रहेगा। इस रिस्पेक्ट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर साहब ने साफ साफ ये बोल दिया कि भाई देखिए, जब तक बॉर्डर पे शांति नहीं है तब तक रिलेशंस भी स्टेबलाइज नहीं रह सकते। और इस प्रकार का एक स्टेटमेंट चाइना जैसी कंट्रीज को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल रप्चर है वो केवल इंडिया के लेवल पे नहीं है। आप देखो जो इंडिविजुअल पावर्स हैं, इवन लार्ज पावर सच एज इंडिया, इंडिया कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, इनके लिए भी कहीं ना कहीं बीजिंग को स्ट्रेटेजिकली पुश बैक कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजिंग अपने आप को, चाइना अपने आप को एक बेहेमॉथ में कन्वर्ट कर चुका है। तो एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चाइना का स्टैंस थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि बहुत मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स आ रहे हैं चाइना के ऊपर। एक तो चाइना के ऊपर साउथ चाइना सी को लेके प्रेशर था, दूसरा ताइवान स्टेट में प्रॉब्लम्स चल रही थी, यूएस के मिलिट्री वॉरशिप्स वहां से भी पास हो रहे थे। तो उसके चलते कहीं ना कहीं चाइना को एलएसी पे सिचुएशन को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करना ही पड़ा, उनके पास ज्यादा चारा नहीं था। तो चाइना जैसे बेहमास को पुश बैक करने के लिए केवल इंडिया की तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर भी चाहिए। और उस रिस्पेक्ट में इंडिया को अपनी सॉफ्ट कनेक्शंस दूसरे कंट्रीज के साथ ओपन रखने चाहिए, ताकि ऐसे केसेस में इंडिया के लिए इंटरनेशनली मदद अवेलेबल हो। हालांकि चाइना के खिलाफ लड़के कोई मदद नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी मैटर करती है, पॉलिटिकल आप कह सकते हो नेगोशिएशंस कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, बशर्ते स्पाइन होनी चाहिए चाइना जैसी कंट्रीज को पुश बैक करने की। और तीसरा लेसन है भाई लद्दाख का। अभी थर्ड लेसन ऑफ लद्दाख क्या है कि इंडियन ओशन, तीसरा जो लेसन है वो है इंडियन ओशन रीजन का, लॉन्ग टर्म लेवरेज एंड इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन। एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एरेना है इस समय पे, वो है आपका इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन एक ऐसा थिएटर है जहां पे आगे आने वाले समय में इंडिया और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका सबसे तगड़ा एक्सेस इंडिया के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया इंडियन ओशन रीजन में काफी एक्टिव है। इस इंडियन ओशन रीजन में अपनी नेवी के थ्रू चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। लेकिन यहां पे बोला यह गया है कि लैंड बॉर्डर पे, जो एलएसी का बॉर्डर है, वहां पे टेरेन डिफिकल्ट है, माउंटेनियस इलाका है, तो मिलिट्री फोर्स लिमिटेड जरूरत है। भले ही इंडिया कितना भी हैवी मिलिट्री डिपार्टमेंट कर ले, चाइना को एलएसी पे काउंटर बैक करने में उतनी मुश्किल नहीं लगेगी इंडिया में, जितनी इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में चाइना को काउंटर बैक करने में लगेगी। चाइना अपनी मिलिट्री को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और आगे आने वाले समय में चाइना इंडियन ओशन में अपनी ताकत को बढ़ाएगा। इस रिस्पेक्ट में इंडिया को डोमिनेंट पावर बनना है इंडियन ओशन में। साउथ चाइना सी की बात करिए तो चाइना इज ऑलरेडी अ डोमिनेंट पावर इन साउथ चाइना सी। सिमिलरली इंडिया को डोमिनेंट पावर रहना है इंडियन ओशन रीजन में। ये इंडिया के लिए पॉलिटिकली डिफीटिंग हो जाएगा कि चाइना जैसी कंट्रीज की नेवी इंडियन ओशन में इंडिया से ज्यादा ताकतवर हो जाए। दैट विल बी ओवरऑल वेरी डिफीटिंग फ्रॉम इंडिया। ये बातें यहाँ पे बोली जा रही। तो तीन मैटर्स आपको समझने, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, दूसरा पॉलिटिकल रप्चर, अगर इंडियन पॉलिटिकल क्लास और चाइनीज पॉलिटिकल क्लास के बीच में नहीं बनी तो इकोनॉमिक रिलेशंस टूट सकते हैं, ट्रेड रिलेशंस टूट सकते हैं, और उस रिस्पेक्ट में मिलिटरीली इंडिया को पुश बैक कर पाना चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और सबसे पहली चीज कि मिलिट्री स्ट्रेटजी में स्ट्रेटजी ऑफ प्यूनिटिव रिटेलिएशन फेल हो चुकी है। चाइना ने एग्रेशन किया और हम मिलिटरीली जवाब नहीं दे पाए, तो वो स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है। तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक्ट ऑफ डेनियल की, और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि भाई काला टॉप की पहाड़ी पे चढ़ के इंडिया ने कब्जा कर लिया और चाइनीज को पुश बैक करना पड़ गया पैंगोंग त्सो लेक में। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिकल स्पाइन और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इसलिए और सेंसिटिव हो जाती है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ऑलरेडी खून बह चुका है, हमारे 20 जवान ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं। तो चूंकि हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, तो हमारी देश की जनता को भी भारत सरकार को जवाब देना है कि हम एलएसी में कमजोर नहीं है, हमारे जवान वहां पे पोस्टेड हैं, ये चाइना हमारे सामने ज्यादा आगे नहीं आ सकता। तो इस रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिकली एलईसी में भी रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, साथ साथ अपनी ओशनिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, ब्यूरोक्रेटिक और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल बाइसेस के बेसिस पे चाइना के साथ टैकल करना है। ये सब चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेंगी, क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज में ह्यूमन लाइफ्स की वैल्यू नहीं है। उनके कुछ सोल्जर्स मर गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट इंडिया जैसी कंट्रीज में ह्यूमन लाइफ्स की बहुत वैल्यू है। ओके, और यहाँ पे सरकारें गिर जाएंगी अगर इस प्रकार के इश्यूज पे सरकार कमज़ोर नज़र आती है। तो इस रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट के सामने जो चैलेंज है बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंशियल है, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और इस लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी में कितना पैसा कहाँ किस डोमेन में एलोकेट करना है, ये एक बड़ा डिसीजन है जो सरकार को लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं लूजिंग ट्रस्ट। डिस्पाइट मिस्टर ओलीज लॉस, पाक नेपाल पोजिशन इज स्टिल डिवाइडेड ओवर एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। भैया केपी शर्मा ओली हार गए हैं। जो ट्रस्ट वोट हुआ पार्लियामेंट में मंडे को, उसमें कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली हार गए। अभी जो सेकेंड वेव आई है कोरोना वायरस पैंडेमिक की इंडिया में, उसने कहीं ना कहीं इंडिया को परेशान नहीं किया है, नेपाल भी यहाँ पे बहुत परेशान है। नेपाल में भी जो नागरिक हैं उनके पास ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रही है, डेली केस लोड उनका बढ़ रहा है, फैटिलिटीज़ बढ़ रही हैं। लेकिन अगर आप बात करो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नेपाल में बढ़ रही है। तो भाई कोरोना के क्राइसिस के साथ साथ अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नेपाल के लोगों को नहीं चाहिए। नेपाल के पॉलिटिशियंस को साथ मिलकर काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। लेकिन पिछले 1-2 सालों में देखने को मिल रहा है कि नेपाल के पॉलिटिशियंस अपने लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए ना के बराबर काम कर रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि ये जो 271 स्ट्रॉन्ग हाउस है, ओके, इसमें मिस्टर ओली को केवल 93 वोट्स मिले, और टोटल लोग वोट कितने आए थे करने, 232 लोग वोट करने आए थे। 124 लोगों ने केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट वोट किया और 15 लोग यहाँ पे न्यूट्रल रह गए। जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी अभी की चल रही है वो है नेपाली कांग्रेस। इसके लीडर हैं शेर बहादुर देउबा। इनके 61 मेंबर्स ने ओली के अगेंस्ट वोट किया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉयस सेंटर, इनके 49 वोट्स थे, इन्होंने भी केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट वोट्स किया। ये जो मॉइस्ट वाली पार्टी थी ना पुष्प कमल दहल की, ये पहले मिस्टर केपी शर्मा ओली की यूनाइटेड ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के साथ गठबंधन में थी। तो पहली केपी शर्मा की जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और ये जो पुष्प कमल दहल की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉयस सेंटर, ये दोनों एक थी और दोनों ने मिलकर मेजॉरिटी में सरकार बना रखी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रीइंस्टेट किया, दिसंबर में डिसॉल्व करवा दिया था किसने, केपी शर्मा ओली ने हाउस को। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीइंस्टेट कर दिया। रीइंस्टेट करने के बाद ये दो पार्टी अलग अलग हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी। अभी दोनों पार्टी अलग अलग हो गई तो मिस्टर केपी शर्मा ओली के पास मेजॉरिटी है नहीं, ठीक है। और ये जो आपके पुष्प कमल दहल साहब हैं, ये उनको आप सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। उस रिस्पेक्ट में आप बात करो तो मिस्टर केपी शर्मा ओली को अपनी ही पार्टी के अंदर पूरा सपोर्ट नहीं मिला है। तो 28 लेजिस्लेटर स्ट्रॉन्ग माधव कुमार नेपाल एंड झलानाथ खनल लेड फैक्शन विद इन द यूएमएल डिसाइडेड टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द हाउस। तो जब मिस्टर केपी शर्मा ओली के फेवर में वोट की बात चल रही थी ना, तो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी के अंदर ही माधव कुमार नेपाल और झलानाथ खनल, जो कि कुछ आप कह सकते हो 28 एमपीस को कमांड करते थे, इन 28 लोगों ने मिस्टर केपी शर्मा ओली को सपोर्ट नहीं किया, वो हाउस में थे ही नहीं। ओके, मिस्टर माधव कुमार नेपाल तो वैसे ही मिस्टर केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। ये बहुत गुस्सा थे इस बात पे कि मिस्टर केपी शर्मा ओली ने पूरी की पूरी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भले रीइंस्टेट कर दिया, बट मिस्टर ओली का जो डिसॉल्व करने वाला डिसीजन था ना, ये किसी से बिना बात किया वो डिसीजन था। तो ऑब्वियसली बात है, नाराज तो है यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे और छोटे छोटे फैक्शंस हैं जिनके बारे में जानना वैसे ज़रूरी तो नहीं है, बट चलिए एक बार बता देता हूँ। जो अपोजिशन है, जैसे कि जनता समाजवादी पार्टी और नेपाल जेएसपी,
यहाँ पे जो 15 मेंबर कमांड करते हैं बाबूराम भट्टारिया और उपेंद्र यादव फैक्शन, इसमें भी आप देखोगे कि कुछ बंटवारा सा हो रखा है। अपोजिशन के 15 मेंबर का महंत ठाकुर राजेंद्र महातो वाले ग्रुप ने न्यूट्रल रखा, ना उन्होंने ओली जी के सपोर्ट में वोट दिया ना अगेंस्ट में वोट दिया। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जेएसपी का जो 15 मेंबर बाबूराम भट्टारिया उपेंद्र यादव फैक्शन का है, उन्होंने मिस्टर ओली के अगेंस्ट वोट दिया। इसको कुछ इस प्रकार से समझ लो कि इंडिया में गठबंधन की सरकार बन रही है और गठबंधन की सरकार में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सेंटर की कोalition के फेवर में वोट दे रही, कुछ अगेंस्ट में वोट दे रही। तो एग्जैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के एंड में यहाँ पे समेशन क्या दिया गया है, एंड में समेशन यही दिया गया है कि भाई नेपाल के लोगों ने अपना फेथ रखा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, पार्लियामेंट बनवाई, लेकिन इस पार्लियामेंट में जो मेंबर्स आके बैठे हैं वो अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। तो इस कोरोना के क्राइसिस में भी ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज यूनिफाइड होके एक लीडरशिप सामने नहीं लेके आ पा रही हैं। और आप देखो कि चलो केपी शर्मा ओली को हटा दिया तो हटा दिया, केपी शर्मा ओली के अलावा यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत सारा फैक्शनलिज्म है। तो ये सारे के सारे एमपीज कर क्या रहे हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर कर क्या रहे हैं, ये अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं। कोरोना वायरस से इनका नेपाल देश जल रहा है, उससे इनको कोई भी लेना देना नहीं है। तो भले ही नेपाल के लोगों ने डेमोक्रेसी को फेवर किया है, लेकिन शायद डेमोक्रेसी में चुन गलत लोगों को लिया और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। हाँ, मैटर ऑफ कंसर्न, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू वेरिएंट्स डू नॉट ऑलवेज मेरिट चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स। देखिए इंपॉर्टेंट तो है ये टॉपिक, बट इस रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन मैंने पहले काफ़ी डिस्कस की है। ये जो इंडियन वेरिएंट है B.1.617, इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है कुछ दिन पहले, तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है। एक्चुअली B.1.617 के कोई एक वर्जन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग जेनरिक वर्जन हैं। तो ये जो B.1.617 फैमिली के जो वायरसेस हैं, जिसमें 0.1, 0.2, 0.3, इस पूरी की पूरी फैमिली को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यहाँ पे WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। और WHO ने चूंकि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है, तो अब पूरी दुनिया में इस बात के ऊपर इंटरनेशनल स्क्रूटनी होगी कि भाई इस पर्टिकुलर जेनोम से जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करो, उनको देखो कि भाई कोरोना वायरस ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो कितने और लोगों के टच में आए। इस रिस्पेक्ट में अगर आप दुनिया भर के वेरिएंट्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स की, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करो, तो B.1.617 तो हो ही गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। एक यूके में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट आया था B.1.7, एक साउथ अफ्रीका में आया था B.1.351, एक ब्राजील में आया था P2। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है, इंडिया के रिस्पेक्ट में अलग ये है कि जब भी किसी कंट्री में वेरिएंट ऑफ कंसर्न आता है तो वहाँ की पब्लिक अथॉरिटी, उस कंट्री की पब्लिक अथॉरिटी बताती है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया है, और वो खुद इस बात को फ्लैग करती है कि भाई वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है कि जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है उसका ट्रांसमिशन का रेट बहुत ज़्यादा है, जब किसी को इन्फेक्ट करता है उसमें डिजीज़ की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट से आप उस कोरोना वायरस को पकड़ नहीं पाओगे, वो डिटेक्शन को इवेड कर ले जाता है, मतलब वो आसानी से इन्फेक्शन पकड़ में नहीं आता है। तो इसको आप बोल सकते हो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इस रिस्पेक्ट में ये जो आपका वेरिएंट ऑफ, अच्छा एक और बात, यहाँ पे दो चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में। आप कह लीजिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट सबसे नीचे, सबसे कम खतरनाक, वेरिएंट ऑफ कंसर्न थोड़ा ज़्यादा खतरनाक, वेरिएंट ऑफ कंसीक्वेंस ये सबसे ज़्यादा खतरनाक। इस रिस्पेक्ट में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे आपको वीडियो नज़र आ रही है, इंडियाज वायरन स्ट्रेन डेजिग्नेटेड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत सारे जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है, लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा खतरनाक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न से अगर आप और ऊपर चले गए तो आप और डेंजरस कैटेगरी में चले जाओगे, जिस कैटेगरी को बोला जाता है आपका वेरिएंट ऑफ कंसीक्वेंस। ओके, खासकर वेरिएंट ऑफ हाई कंसीक्वेंस। तो सबसे पहले आया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न, फिर वेरिएंट ऑफ हाई कंसीक्वेंस। अभी कोई भी वेरिएंट ऑफ हाई कंसीक्वेंस वाला म्यूटेंट स्ट्रेन नहीं आया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे आ चुके हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में यूके वेरिएंट था, साउथ अफ्रीका वेरिएंट था, ब्राजील वेरिएंट था,
और अब इंडियन वेरिएंट भी उसमें जुड़ गया है। तो पूरी दुनिया में 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो पहले यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के लोगों को कहीं नहीं घुसने दिया जा रहा था, अब इंडियन वालों की भी एंट्री बंद हो जाएगी क्योंकि इंडिया में भी स्ट्रेन आ चुका है। खास बात दोस्तों ये है कि हमारी इंडियन अथॉरिटीज बहुत लंबे समय से जेनोम सीक्वेंसिंग कर रही है। ब्रिटेन जितनी नहीं कर रही बट कर रही हैं, बट इंडियन अथॉरिटीज ने इसको फ्लैग नहीं किया है। सबसे पहले ब्रिटेन की अथॉरिटी ने फ्लैग किया उनकी पब्लिक हेल्थ एजेंसी में, और बाद में WHO ने भी बोल दिया है ये B.1.617 ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो अब इंडिया वालों के लिए भी हालत खराब। अगर इंडिया में जेनोम सीक्वेंसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो इंसाकॉग, आप कह सकते हो इंडियन SARS-CoV-2 जेनोम कंसोर्टिया, इन्होंने पहले ये बात बोली थी लगभग कि भाई ये जो B.1.617 है जो कि 2020 में ही अक्टूबर दिसंबर 2020 के लगभग पे ये आइडेंटिफाई हो गया था, इसमें 2 म्यूटेशंस हैं, E484Q और L542R। अभी अलग अलग ये जो वेरिएंट्स है ना, ये बहुत सारे कोरोना वायरस में पाए जाते हैं, लेकिन E484Q और L452R मिल के प्रेजेंट है इस B.1.617 में, इसीलिए इसको बोला जा रहा है डबल म्यूटेंट, और इसलिए इतना डेंजरस है। इंडिया में एक और चीज सुनने में आ रही कि भाई डबल म्यूटेंट नहीं, एक ट्रिपल म्यूटेंट भी इंडिया में फैल रहा है। और ट्रिपल म्यूटेंट में क्या होगा कि इस B.1.617 में E484Q भी होगा, L452R भी होगा और P614R भी होगा। और ये जो डबल और ट्रिपल म्यूटेंट हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिया में तरखाट मचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इसके चलते जो कोरोना वायरस के केसेस है बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और जो डिजीज़ की सीवियरिटी है वो भी ज़्यादा नज़र आ रही है। जो बीमार पड़ रहा है वो ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, उसमें सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, मॉर्टिलिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया का ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है ये थोड़ा और डेंजरस होता नजर आ रहा है। डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट इसमें नजर आ रहे हैं। मार्च में अगर आप बात करोगे तो नियरली 20% ऑफ द केसेस आउट ऑफ महाराष्ट्र विच इज कंसिस्टेंटली बीइंग अमंग द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स वर बीइंग लिंक्ड टू द वेरिएंट। मतलब महाराष्ट्र में टोटल जितने भी केसेस आए थे लगभग 20% केसेस इस 0.1.617 से रिलेटेड थे, इस पर्टिकुलर म्यूटेंट से। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल महाराष्ट्र के अगर पूरे 20% केसेस इस म्यूटेंट से रिलेटेड हैं तो ओवरऑल इन्फेक्शंस को फैलाने में हम इतना तो कह सकते हैं कि इस म्यूटेंट का एक बहुत बड़ा हाथ नजर आ रहा है। और इस रिस्पेक्ट में पहले यूके ने इसको लेबल किया वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और फिर कहीं ना कहीं इसको WHO ने भी लेबल कर लिया, बट इंडियन अथॉरिटीज ने नहीं किया। ओके, अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ये हो CDC हो या फिर पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड वाली एजेंसी हो, इनका अपना खुद का एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है। इंडिया में कोई भी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है कि किस हिसाब से आप किसी वायरस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलोगे या वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलोगे। अभी इस रिस्पेक्ट में ये केवल एक एकेडमिक इंटरेस्ट नहीं है। जब भी आप किसी म्यूटेंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आप पूरी दुनिया को और अपने देश के लोगों को ये बताते हो कि भाई यहाँ पे वायरस फैल रहा है, अपने आप को इस वायरस से बचाओ। तो लोग भी डर जाते हैं। तो लोग को जब पता चला कि डबल म्यूटेंट फैल रहा है, ट्रिपल म्यूटेंट फैल रहा है, तो थोड़ा कॉशियस हो गए, ज़्यादा मास्क पहनने लगे, PPE किट पहनने लगे। और ये एक और कॉल होती है वैक्सीन निर्माताओं को। वैक्सीन निर्माताओं जो ऑलरेडी वैक्सीन बना के बेच रहे हैं, उनकी वैक्सीन क्या इन म्यूटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है? तो ये चीज़ वैक्सीन निर्माता भी स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे देश की सरकार को बहुत प्रोएक्टिव लेवल पे ये देखना चाहिए था कि ये जो वेरिएंट्स फैल रहे हैं ये कौन से हैं, और अगर कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न है तो कहीं ना कहीं उसको डिक्लेयर करो। डिक्लेयर करने की बेसिस पे लोगों का भी आचरण बदलेगा, और कहीं ना कहीं अलग अलग कंपनीज जो कि यहाँ पे वैक्सीन बना रही हैं वो भी इस बात पे शोध करेंगे कि भाई उनकी वैक्सीन इसके ऊपर इफेक्टिव है या नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से ये अनाउंसमेंट नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली पहले इंग्लैंड की तरफ से आया और अब WHO की तरफ से आया। तो फिर से अभी कुछ लोग सरकार के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि सरकार इस प्रकार के अनाउंसमेंट्स को जबरदस्ती दबाती है अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए। वो खैर एक पॉलिटिकल मुद्दा होगा, उस पर ना घुसते हुए इस वेरिएंट के डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट वर्जन्स याद रखिएगा। कभी भी कोरोना वायरस के म्यूटेंट आप कह सकते हो कि बात हो जाए, ओके, म्यूटेशन की बात हो जाए, तो इस रिस्पेक्ट में आप एक बात ये याद रखना कि क्लासिफिकेशन क्या है वेरिएंट्स का। तो सबसे ऊपर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न, फिर वेरिएंट ऑफ हाई कंसिक्वेंस। बहुत सारे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट अब तक आ चुके हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न अब तक केवल 4 हैं, यूके वाला, साउथ अफ्रीका वाला, ब्राजील वाला, इंडिया वाला। इनका नाम याद रख लीजिएगा। यूके वाला B.1.1.7, इंडिया वाला B.1.617, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको और क्या याद रखना है, तो आप ये याद रखिएगा कि इंडिया वाला जो B.1.617 है, इसमें जो डबल म्यूटेंट है उसमें E484Q और L452R है, और ट्रिपल म्यूटेंट में P614R भी आ जाता है। तो किसी आंसर में अगर आप इस प्रकार के कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन को कोड कर देते हो तो एक बार को ऑथर को पढ़ने चेक करने वाले को लगेगा कि हाँ भाई थोड़ी इसने होलिस्टिक प्रिपरेशन की है।
तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप दोस्तों आपको थोड़ा बहुत इस टॉपिक में सेंस लगा हो। 4 ही आर्टिकल्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर पाया हूँ। 4 ही आर्टिकल्स को समझाने में प्रॉपर समय लग जाता है। इस रिस्पेक्ट में मैं आपके व्यू पॉइंट जरूर जानना चाहूँगा। इन इन्फॉर्मेशन को लेके आप खुल के अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप क्या चेंजेस चाहते हैं, मैं किस प्रकार से अपने एडिटोरियल्स को चेंज करूँ या आपके सामने रिफाइंड फॉर्म में लेके आऊँ। जो भी आपके सजेशंस हैं मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, सब पे जवाब नहीं दे पाता हूँ, बट वो मेरे दिमाग में रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।